हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन अ रिएक्शन को हम समझ सकते हैं थ्रू टू लॉज। द फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ मास एक्शन जो अभी हम पढ़ेंगे, और द सेकेंड वन इज रेट लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन को समझते हैं। हमने एक एलिमेंट्री रिएक्शन ली है। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जो वन स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पर मैंने रिएक्टेंट लिया है कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना है। रिएक्टेंट कैपिटल ए का स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये स्मॉल ए, और रिएक्टेंट कैपिटल बी का स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है स्मॉल बी। तो डेफिनेशन क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन की, एक बार मैं वो बोलती हूँ, आपको लिखना है तो लिख लीजिए, और फिर उस डेफिनेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ concentration terms of reacting species, with each concentration term raised to the power equal to the stoichiometric coefficient। तो इसका सिंपली मीनिंग ये है कि जो आपकी रेट है इस रिएक्शन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन जो हमने लिख दी है। कंसेंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, तो कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर इट्स स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब ए का स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, स्मॉल ए, तो उसकी पावर हमने स्मॉल ए चढ़ा दी। ठीक है, फिर सेम आपका रिएक्टेंट जो सेकंड है वो है रिएक्टेंट बी, और उसकी स्टाइक्योमेट्रिक पावर है स्मॉल पी। तो जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे आपके रिएक्शन के, उन सब की कंसेंट्रेशन यहाँ आएगी और उनके स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट उसकी पावर बन जाएंगे। तो रेट उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यही आपका लॉ ऑफ मास एक्शन है। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने एक के कांस्टेंट रखा है, और इस के कांस्टेंट को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। सबसे मोस्ट पॉपुलरली जो यूज किया जाता है वो है रेट कांस्टेंट। इस के को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, और दूसरे भी इसके नाम है, दैट इज वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट। ठीक है, अब ये तो बात हो गई ऐसी रिएक्शन जो एलिमेंट्री रिएक्शन है, वन स्टेप रिएक्शन है, वहां तो लॉ ऑफ मास एक्शन लग जाएगा। पर ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में नहीं हो रही, ठीक है, तो वहां क्या लगेगा, रेट लॉ लगेगा। ठीक है, और एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ जहां पे लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं लग पाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, अमोनिया गैस जो हमारा रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में। ये दोनों रिएक्शन तो सेम है, पर इसको बैलेंस करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक कि यहाँ पर आप अमोनिया के दो मॉलिक्यूल ले लें, और सेकेंड कि अमोनिया का एक मॉलिक्यूल ले, तो भी आप बैलेंस कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर रेट लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि अमोनिया की कंसेंट्रेशन रेज टू द पावर इट्स स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट जो यहाँ पर 2 है। ठीक है, और इस रिएक्शन के लिए हम देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि रेट इज इक्वल्स टू के अमोनिया की कंसेंट्रेशन रेज टू द पावर 1, क्योंकि यहाँ पे इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। अब सेम रिएक्शन है और दो अलग अलग रेट आ रही है, क्या ये पॉसिबल है? ऐसा नहीं हो सकता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम दूसरा लॉ लेके आए, दैट इज रेट लॉ। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रेट लॉ। रेट लॉ, रेट लॉ यूज किया जाता है फॉर एनी टाइप ऑफ रिएक्शन, चाहे वो एलिमेंट्री या वन स्टेप रिएक्शन हो, चाहे वो मल्टी स्टेप रिएक्शन हो। ठीक है, तो इसे समझाने के लिए सबसे पहले हमने एक जनरल इक्वेशन ली है जो कि सेम वही है जो लास्ट टाइम ली थी। पर अब यहाँ पर क्या है कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा एंड कंसेंट्रेशन बी की पावर बीटा। अब आप सोचेंगे ये अल्फा और बीटा कहाँ से आया, तो बेसिकली हम कंसेंट्रेशन उस स्टेप की लेंगे जो एक्चुअली रेट को इन्फ्लुएंस कर रहा हो। अब एलिमेंट्री रिएक्शन तो एक ही स्टेप में हो रही है, तो वहां पर जो आपका अल्फा है वो ए के बराबर होगा और बीटा है वो बी के बराबर होगा। पर व्हाट अबाउट रिएक्शन जो मल्टी स्टेप में हो रही है, तो वहां पर
ऐसा स्टेप जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे रेट को, हम वो वाला स्टेप लेंगे और वहां पर जो आपका ए और बी का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो लेंगे। तो इससे हमने क्या देखा कि जो अल्फा और बीटा है दैट मे और मे नॉट बी सेम एज ए एंड बी, जो आप ओवरऑल रिएक्शन में लिख रहे हैं, राइट? ठीक है। अब यहाँ पर जो हम कंसंट्रेशन लेंगे वो एक्चुअली होती है स्लोएस्ट स्टेप की कंसंट्रेशन, क्योंकि जो स्लोएस्ट स्टेप की कंसंट्रेशन है वही इन्फ्लुएंस करती है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अब मैं रेट लॉ की डेफिनेशन बोल देती हूँ, आप वो लिख लीजिए। रेट लॉ इज़ द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज़ गिवन in terms of molar concentration of reactants with each term raised to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of a reacting species in a balanced chemical equation। तो आप कभी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ना भूलें, हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में ही लिखें। और अल्फ़ा और बीटा जो है उसका एडिशन आपको क्या देगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देगा। ये बात ध्यान रखें। अब चाहे रिएक्टिंग स्पीशीज़ 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो एंड सो ऑन, उनका जो पावर का एडिशन है वही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। अब हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, जैसे हमने पहले के से डिनोट किया था। पहले की तरह सेम जनरल इक्वेशन लिख दी है जिसमें रिएक्टेंट ए और बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे सी और डी, और रेट की इक्वेशन मैंने सामने लिख दी है। ठीक है, अब रेट कांस्टेंट जो है उसकी यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ है उनकी पावर मैंने यहाँ पर x और y लिखी है। तो x और y का जो समेशन होगा वही आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, जिसको मैंने n से डिनोट किया है। n इज़ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। रेट कांस्टेंट की यूनिट चेंज होती जाएगी जैसे जैसे ऑर्डर की यूनिट चेंज होगी। 0 ऑर्डर के लिए अलग यूनिट होगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग, सेकेंड ऑर्डर के लिए अलग एंड सो ऑन। ऑर्डर की वैल्यू आपकी 0, 1, 2, 3 होल नंबर भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है और इनफैक्ट नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, अब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन हमने लिखी है इसमें के की वैल्यू पता लगाने के लिए कंसंट्रेशन की जो टर्म है उसे हम डिवाइड में लेके जाएंगे, तो हमारी वैल्यू के की आ जाएगी रेट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट स्पीशीज़ रेज टू सम पावर, जो यहाँ पर x एंड y है। रेट हमें पता है जैसे कि होती है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। कंसंट्रेशन मोलैरिटी के टर्म्स में हम लिखते हैं और जो मोलैरिटी है उसका फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। इसीलिए कंसंट्रेशन की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर, और जो टाइम है उसकी एसआई यूनिट हो जाएगी पर सेकेंड इनटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n। क्यों? क्योंकि रिएक्टिंग स्पीशीज़ की हमने कंसंट्रेशन लिखी है, जो n है वो हमारा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ओके, अब कंसंट्रेशन की पावर n जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा कंसंट्रेशन की पावर -n। तो ओवरऑल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 1 -n। ओवरऑल कंसंट्रेशन की पावर हो जाएगी 1 -n इनटू टाइम ऊपर जाके हो जाएगा -1, दैट इज़ टाइम इनवर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम 0 ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालेंगे। यहाँ पर n की वैल्यू होगी 0 क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 0, या कंसंट्रेशन टर्म के पावर n में हम 0
0 लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो K है वो क्या हो जाएगा, हम कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर लिखेंगे और किसी भी की पावर 0 1 होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखें। इसीलिए डिनोमिनेटर की कंसंट्रेशन की पावर 0 थी तो वो 1 हो जाएगा और हमारी फाइनल यूनिट आ जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू आ जाएगी 1, n की वैल्यू 1 आ जाएगी, हम वहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट हुआ और हमारे पास फाइनल यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आ जाएगी पर सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 2 लिख देंगे, यहाँ पर मोल पर लीटर का स्क्वायर हो जाएगा तो मोल स्क्वायर लीटर की पावर -2 आ जाएगा, ये हम ऊपर लेके जाएंगे तो मोल की पावर -2 और लीटर की पावर +2 आ जाएगा। और ये हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा मोल की पावर -1, लीटर की पावर 1 और पर सेकेंड। तो ऐसे निकलेंगी हमारी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। n की वैल्यू आपको कोई भी दे दी जाए, आप इस तरीके से यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पता लगा सकते हैं किसी भी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है और ये 0, 1, 2, 3 फ्रैक्शनल या इनफैक्ट नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इज़ मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। काफ़ी सिंपल सा है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है अमोनियम नाइट्राइड जो कि कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हमसे पूछे कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी बताओ तो हमें सिंपली नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स या स्पीशीज़ देखनी है। यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ है, 1, ठीक है, यहाँ पे 1 है तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो गई, 1। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अगर आप लिख सकते हैं मॉलिक्यूलैरिटी की डेफिनेशन, इट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन which must collide simultaneously in order to bring about a chemical change is called molecularity of a reaction। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 2 HI के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और ये रिएक्शन कंप्लीट करके फॉर्म कर रहे हैं हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पूछेंगे इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी तो हम बोलेंगे इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी होगी 2, क्योंकि यहाँ पे 2 रिएक्टिंग स्पीशीज़ है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, राइट। तो मॉलिक्यूलैरिटी एक स्टेप प्रोसेस की हम बता सकते हैं, दैट इज़ एलिमेंट्री रिएक्शन की बता सकते हैं। अगर हम थर्ड एग्जांपल देखें तो यहाँ पर 2 NO के मॉलिक्यूल है और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये आपस में कोलाइड करके क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, NO2। तो अगर हमसे पूछे इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी तो 2 + 1 दैट इज़ 3 होगी इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी। इसलिए हम बोलेंगे ये रिएक्शन टर मॉलिक्यूलर है या ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, राइट। तो इस तरह मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन बता सकते हैं, ठीक है। तो हम क्योंकि ये देखकर बता सकते हैं तो इसका मतलब है ये थियोरेटिकली डिटरमाइन किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर जो है वो 0 भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है जैसे कि हमने पढ़ा, पर मॉलिक्यूलैरिटी 0 या फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। उसका रीज़न क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी डिटरमाइन करने के लिए हम देखते हैं नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ दैट आर कोलाइडिंग। तो अगर रिएक्टिंग स्पीशीज़ ही नहीं होगी, अगर वो 0 हो जाएगा तो हम मॉलिक्यूलैरिटी कैसे निकालेंगे, रिएक्शन ही नहीं होगी, राइट। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि
मॉलिक्यूलैरिटी निकालते वक्त जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ है वो एक पूरी ना हो एज अ मॉलिक्यूल, वो फ्रैक्शनल में हो, कांट बी पॉसिबल, देयरफॉर मॉलिक्यूलैरिटी कांट बी ज़ीरो और फ्रैक्शनल। ठीक है, ऑर्डर जो है वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी निकाला जा सकता है एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या फिर मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए भी डिटरमाइन किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हम स्लोएस्ट स्टेप से पता लगाते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, राइट। बट मॉलिक्यूलैरिटी की हम बात करें तो वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में ही पता लगा सकते हैं। रीज़न क्या है कि हर एक स्टेप की खुद की मॉलिक्यूलैरिटी होती है, क्योंकि हर स्टेप में नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ जितने होंगे उतनी ही मॉलिक्यूलैरिटी होगी उस रिएक्शन की, राइट। ओके, और अब अगर हम बात करें एक और डिफरेंस के बारे में, तो वो है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज़ एक्सपेरिमेंटली डन। कैसे पता लगाएंगे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? हम एक्सपेरिमेंटली ही पता लगा सकते हैं, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप हम एक्सपेरिमेंट से ही बता सकते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन का, पर मॉलिक्यूलैरिटी हम देखकर रिएक्शन की बता सकते हैं रिएक्टिंग स्पीशीज़ के नंबर से, इसलिए मॉलिक्यूलैरिटी थियोरेटिकल वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसमें उनकी डेरिवेशंस और उनके ग्राफ एंड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और लास्ट में हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शन रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।